अब हम बात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने या पिछले टॉपिक में हमने क्या सीखा कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। ऐसा जनरली होता नहीं है, इसीलिए उसका क्वेश्चन भी एक ही है। अब क्या है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को किस चीज पर ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉफिट लेकर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है। वो क्या इशू है वो समझते हैं। ए ने बी को ट्रांसफर किया, मान लिया 100 का गुड्स है, कॉस्ट है 120 में ट्रांसफर किया, तो इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हमने प्रॉफिट निकाल लिया ए का, कोई टेंशन नहीं, 20 रुपए का प्रॉफिट आ गया। लेकिन क्या होगा अगर ए ने बी को माल दिया, अब बी का सारा माल बिका नहीं, कुछ स्टॉक भी है, तो स्टॉक की वैल्यू क्या कर रखी होगी, 120। बी का कॉस्ट तो 120 है, लेकिन पूरा बिजनेस तो एक ही है। अगर बिजनेस की बात करें तो कॉस्ट 100 है, ना कि 120, तो ये माल 100 का होना चाहिए वैल्यू। 120 से करने से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया। आपने पढ़ा होगा स्टॉक की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस। तो आप 100 की बजाय 120 में कैसे वैल्यू कर दोगे, तो यहां अनरियलाइज प्रॉफिट है। मतलब ए ने बी को जो माल दिया, उस वाला जो स्टॉक बचा हुआ है, इस पर जो माल पर 20 रुपए का प्रॉफिट लिया, ये 20 रुपए का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्योंकि माल तो बिका ही नहीं है। अब माल बिका ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे हो जाएगा एक। तो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब हम एक जनरल या कॉमन P&L बनाएंगे, ए और बी का प्रॉफिट वहां लिखेंगे, उसमें से हमें स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व लेस करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो ओपनिंग स्टॉक था, जो पिछले साल हमने प्रॉफिट नहीं लिया होगा, उसका प्रॉफिट इस साल बिक गया तो इस साल लेना पड़ेगा। पूरा चैप्टर अब इसी पे टिका है। पता है क्वेश्चंस यूं हो जाएंगे, आप बड़े आराम से जीपी निकाल लोगे, आप बड़े आराम से नेट प्रॉफिट निकाल लोगे इंडिविजुअल। जब जनरल P&L बनाएंगे तो उसमें स्टॉक रिजर्व जो निकालेंगे ना, बस वहीं पर ही स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और जहां दिमाग लगाना पड़ता है वहां बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ना। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ केवल स्टॉक रिजर्व, अब इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन में केवल स्टॉक रिजर्व है। तो कॉस्ट प्लस एग्रीड परसेंटेज पे ट्रांसफर किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। व्हेन द ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज टू बी एक्सक्लूडेड so as to eliminate an anticipated profit included therein। हमने एक कंजर्वेटिज्म रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो जाता उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टॉक रिजर्व बनानी पड़ेगी। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम क्या करेंगे, 120 रुपए का प्राइस था, तो 120 के प्राइस से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। अब क्या हुआ, मान लिया 60,000 रुपए का माल आया था, है ना, 60,000 रुपए के माल में मान लिया 12,000 रुपए का प्रॉफिट था, 20%। लेकिन माल 60,000 में से 60,000 का थोड़ी ना बचा है, मान लिया 10,000 रुपए का माल बचा हुआ है, तो 10,000 का 20% 2,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है उसका। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपको अपने जो प्रॉफिट रियलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी उसको रिवर्स करना है, तो प्रॉफिट के क्रेडिट में डाल चुके हैं तो अब डेबिट डाल देंगे जनरल P&L में। सीधा स्टॉक की वैल्यू को ना कम करके स्टॉक रिजर्व बनाते हैं, ताकि स्टॉक में से लेस करके दिखा दें, अगले साल स्टॉक रिजर्व को रिवर्स कर देंगे, तो अगले साल रिवर्स एंट्री बनेगी, तो अगले साल के P&L में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगले साल की शुरुआत में इसकी रिवर्स एंट्री बना देंगे, तो उससे क्या होगा, इस साल के प्रॉफिट में से कम हो गया,
अगले साल के प्रॉफिट में आ गए। पता क्या होता है, हमारी अकाउंटिंग इसी टाइप से चलती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उन सब में यही सिस्टम होता है कि हम एक साल के प्रॉफिट और दूसरे अगले साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, मान लिया सैलरी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी पीएनएल में जाता है, इस साल का पीएनएल कम कर देता है, अगले साल रिवर्स एंट्री बनाएंगे, अगले साल का पीएनएल बढ़ा देंगे, तो वो इफेक्ट नलीफाई करने के लिए। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक 120 रुपए वाला होगा, उसमें से 20 रुपए का स्टॉक रिजर्व लेस होकर कॉस्ट में 100 का आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर रिवर्स एंट्री बना देंगे। तो ये काम हमें करना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं 6 और हम ये सारा काम सीखते हैं कैसे करना है। यहां पर राज लिमिटेड है, 3 डिपार्टमेंट हैं और 3 डिपार्टमेंट में एक गारमेंट डिपार्टमेंट है, एक सेलिंग डिपार्टमेंट है और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। गारमेंट डिपार्टमेंट अपना माल सेलिंग डिपार्टमेंट को कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड करके देता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाना है। गारमेंट और सेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, 3 डिपार्टमेंट में से एक है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जहां पर काम एम्प्लॉइज ये वो सारा हिसाब रखा जाता होगा, यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होती, कोई सेल नहीं होती। तो हमने, एक होता है प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट सेंटर मतलब जहां का प्रॉफिट निकाला जा सके, और एक होता है कॉस्ट सेंटर जहां की कॉस्ट निकाली जा सके। तो कॉस्ट सेंटर तो 3 है, गारमेंट, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन प्रॉफिट सेंटर 2 ही है, एक गारमेंट और एक सेलिंग। तो हम 2 ही डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल और ट्रेडिंग और पी&एल बनाएंगे, तो 2 ही कॉलम बनाएंगे। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी कॉस्ट को दोनों डिपार्टमेंट में बांट देंगे, क्योंकि उसका अलग से कोई सेल परचेजेस तो है नहीं। यहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का माल रिटर्न हुआ था, और आगे लिखा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक्सपेंस है। यहां लास्ट में इंपॉर्टेंट बात लिखिए कि जनरल डिपार्टमेंट के खर्चों को इक्वली बांट दो दोनों डिपार्टमेंट। हम यही कह रहे थे, इसके खर्चों को दोनों में बांट देंगे हम, तो इक्वली बांटने को बोला। अगर ये बात नहीं बोली जाती तो मैं ये सारे खर्चे जनरल पी&एल में लिख देता, बता दिया तो हम नॉर्मल पी&एल में आ जाएगा। अब हमें 3 चीजें बनानी है यहाँ पर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल पी&एल और जनरल पी&एल, क्योंकि जनरल पी&एल में स्टॉक रिजर्व बनेगी, तो हम तीनों चीजें बनाते हैं। एक हमारा बनेगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, एक डिपार्टमेंटल पी&एल और एक जनरल पी&एल। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल तो वैसे ही नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं, टोटल करके उसको अलग से कर देंगे, वो तो ठीक है, और एक जनरल पी&एल बन जाएगा। और यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, अगेन टोटल का कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं बना रहा हूं। एग्जाम में भी मैं आपको राय दूंगा कि जब तक क्वेश्चन की जरूरत ना हो आप भी ना बनाएं, क्योंकि उसे बनाने में आपके 4-5 मिनट भी वेस्ट हो गए तो आपको और क्वेश्चंस करने में प्रेशर हो जाएगा कि वो कंप्लीट करना टाइमली, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग
and profit and loss account for the year ending 31st March 2016 एग्जाम में भी आप शुरू का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो प्रॉपर फॉर्मेट से करिएगा, लेकिन उसके बाद में अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के बजाय हाथ से लाइन खींचे और कर दिया। 1 आध नंबर कटेगा कोई बात नहीं, आपका कोई क्वेश्चन पेपर छूटना नहीं चाहिए। अगर समझदार टीचर होगा तो नहीं काटेगा, अगर सॉल्यूशन ठीक है तो मार्क्स दे देगा। बस ये कि कूड़ा करकट ना मचाएं, गंदगी ना मचाएं, साफ सुथरा सा काम करें। मेरा तो हर बार पेपर में शुरू के 1-2 क्वेश्चन में प्रॉपर करके बाद फिर हाथ से चलता था सब कुछ। इतना टाइम कहाँ है, उसको करते रहेंगे, पेपर लंबा होता, छूटना नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, शुरू में 1-2 क्वेश्चन में साफ सुथरा काम करने का ये फायदा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ जाता है कि हाँ भी साफ सुथरा काम कर रखा है। परचेजेस केवल गारमेंट की दे रखी है। इसका मतलब ये है सेलिंग डिपार्टमेंट मार्केट से कुछ नहीं खरीदता है, सारा का सारा सेलिंग डिपार्टमेंट का जो नीड है वो गारमेंट डिपार्टमेंट खुद ही पूरा करता है। इन हाउस ही हम दूसरे डिपार्टमेंट से सब कुछ परचेज कर लेते हैं, बाहर से किसी और से हम खरीदते ही नहीं है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस एंड अदर एक्सपेंस 1,25,000 and 25,000. Closing stock 45,000 and 95,000. सेल्स है सेलिंग डिपार्टमेंट की 11,05,000। अब 50,000 रुपए का माल वापस आया, वो हम अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि अब हमें वर्किंग नोट में पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ गारमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,45,000। प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट कर देता हूं मैं 20% ऑफ कॉस्ट, तो कितना प्रॉफिट आ गया 7,45,000 का 20% 20% है ना, 7 लाख आ रही है। अच्छा 45,000 क्लोजिंग स्टॉक भी है 7 लाख और 20% हो गया 1,40,000। तो सेल्स हो गई एक तरीके से, या ट्रांसफर हो गया नेट 8,40,000। 8,40,000 का नेट आया, क्योंकि मैंने रिटर्न की बात ही अभी कुछ नहीं करी, तो 8,40,000 का नेट ट्रांसफर आया। क्वेश्चन में लिखा है 50,000 रुपए कॉस्टिंग टू सेलिंग। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पहले तो आपको एक बात समझा दूं। गारमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है 100 का माल 120 में, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अगर मैं लिखूं कॉस्ट टू गारमेंट 100, अगर मैं कहूं कॉस्ट टू सेलिंग डिपार्टमेंट तो 120,
तो 120 सेलिंग प्राइस है गारमेंट का। बात समझ में आती है? तो 50,000 रुपए का माल वापस भी आया है। तो इसका मतलब अगर मैं रिटर्न को ऐड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल ट्रांसफर किया था 8,90,000 का, इसमें से 50,000 का वापस आ गया, तो 8,40,000 का नेट उनके पास बच गया, जो नेट फिगर हमारे पास थी। ये क्यों करा? ताकि हमें क्वेश्चन में कहा है, इसका मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर चाहता है कि मैं ट्रांसफर को भी दिखाऊं और रिटर्न को भी दिखाऊं, इसलिए। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां लिखता हूं बाय ट्रांसफर और 8,90,000 टू ट्रांसफर 8,90,000, है ना। और मैं दिखाता हूं रिटर्न बाय रिटर्न। रिटर्न किसने किया? सेलिंग ने 50,000, और रिटर्न किसके पास आया है? गारमेंट के पास। कितने का? 50,000 का। तो मैंने इसलिए इसको करा क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि मैं ये रिटर्न को दिखाऊं, तभी क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। क्योंकि अगर मैं रिटर्न नहीं दिखाता, 8,40,000 कर देता, आंसर तो यही आता जो भी आ रहा है, लेकिन 50,000 मैं शो नहीं कर पाता कहीं पर। तो मैंने शो करने के लिए पहले ऐड करा, फिर ऊपर लेस कर दिया। अब मुझे ये पता है प्रॉफिट जो है गारमेंट का 1,40 है, तो देखो 1,40 ही आएगा प्रॉफिट, क्योंकि हमने 1,40 का ऑलरेडी प्रॉफिट निकाला हुआ है। तो टोटल आ गया 9,35,000। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 1,40,000 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 1,40,000। अब हम सेलिंग डिपार्टमेंट का देखते हैं, टोटल क्या आ रहा है? 12,50,000। जीपी क्या आ रहा है सेलिंग डिपार्टमेंट का? बताइए। 2,55,000 बाय, अच्छा ये तो लिखा ही है 2,55,000, मैंने यहां पर लिख दिया। तो मैंने जीपी निकालने का काम कर लिया दोनों का। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं जो बता रखे हैं, इक्वली डिवाइड करने हैं। तो मैनेजर सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो साल भर की हो गई 12,000, इक्वली बांटनी है 6,000 और 6,000। क्लर्क सैलरी 500 रुपए पर मंथ, 2 क्लर्क है, तो 500 रुपए पर मंथ, एक क्लर्क का 500 है, 2 क्लर्क का 1,000, एक साल का 12,000, 6,000 ये भी आ जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस तो है ही 12,000, ये भी 6,000 आ जाएंगे। तो सभी एक्सपेंसेस 6,000 आ गए। अब मैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तैयार हूं। तो 18,000 रुपए कम हो जाएंगे दोनों में से। 1,22,000, 1,22,000, और 255 में से 18 लेस होंगे, 2,37,000। तो जनरल P&L में लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट गारमेंट 1,22,000, सेलिंग 2,37,000, और टोटल हो गया 3,59,000। अब असली काम मेरा शुरू होता है। ये जो काम है ना, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर में से ये मैंने 2 नंबर का 3 नंबर का काम किया है कायदे से।
क्योंकि असली काम तो ये तो कोई भी कर देगा, क्लरिकल है, इसमें क्या है, जो मेन काम है वो है कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो कैसे करना है वो उसको हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, तो मैं आपको काफी टाइम लेकर इसमें समझाता हूं। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा आप भी यूज टू हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये माल भेजा गारमेंट डिपार्टमेंट ने सेलिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। सपोज सेलिंग डिपार्टमेंट ने इसमें ये ऐड कर दिया खर्चा कुछ और अब स्टॉक इस पूरी अमाउंट का आ रहा है, तो प्रॉफिट केवल रेड वाले पोर्शन में है जो गारमेंट से आया है। जो ग्रीन पोर्शन है जो खर्चा सेलिंग ने करा उसमें प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते कि पूरे पोर्शन पे निकाल दें। बात आ रही है सन में। लेकिन सपोज ऐसी सिचुएशन है कि ये ऐसा माल जैसा आया था गारमेंट से एज इट इज वैसा का वैसा माल रखा हुआ है स्टॉक में, फिर पूरे पे ही हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। तो क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक है हमारा, ये प्रॉफिट कौन से माल में है, 95,000। तो ये 95,000 फिनिश्ड गुड्स है या रॉ मटेरियल है, एक तो ये बात हो गई। और हमें ये चेक करना है क्या सेलिंग डिपार्टमेंट ने अलग से कोई माल खरीदा या खर्चा किया है, तो इन्होंने अलग से वेजेस का खर्चा किया है। सपोज इन्होंने अलग से वेजेस का कोई खर्चा नहीं किया होता तो टेंशन ही नहीं थी, इसका मतलब इनका यही सारा का सारा माल है, फिनिश गुड्स है ही नहीं। अब हमें ये एज्यूम करना, पहली बात तो ये फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है। अगर ये रॉ मटेरियल है तो पूरे 95,000 के ऊपर मैं स्टॉक रिजर्व निकाल दूंगा। अगर ये फिनिश गुड्स है तो पहले मैं इसमें से वेजेस वाला पोर्शन हटा दूंगा और देखूंगा कितना माल गारमेंट से आया था उसके ऊपर करूंगा। मैं दोनों आंसर निकालकर आपको दिखाता हूं, समझाता हूं कैसे होगा। मान ले जाते हैं सबसे पहले, एज्यूमिंग क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर हमने अभी कोई खर्चा नहीं किया, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 95,000 का, और इन्होंने अलग से कोई माल नहीं खरीदा। तो आगे आएंगे क्वेश्चन, हर टाइप के आएंगे। आगे क्या होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट ने ये और कुछ बाजार से माल भी खरीद लिया, तो जो बाजार से माल खरीदा उसमें तो अनरियलाइज प्रॉफिट है नहीं, तो हम रेशो में हटा देंगे उसको। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा माल गारमेंट से आया है, तो गारमेंट ने प्रॉफिट कितना लिया, 20% ऑन कॉस्ट। 100 का माल 120 में दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा इसमें, 95,000 इंटू 20/120। 100 का माल 120 में दिया, तो 120 में 20 रुपए का प्रॉफिट है। ये बात समझ में आती है। तो कितना आ गया, 95,000 इंटू 20/120, तो ये अमाउंट कितना आ गया, 15,833। ये क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अभी आप नोट मत करना कुछ, अभी बस समझो, मैं अभी कुछ मिटाऊंगा काटूंगा, इसलिए आप अभी नोट मत करना। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 15,833। अब मुझे बताओ इसका क्या करूं, ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है तो ओपनिंग स्टॉक में भी तो होगा। अब हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो मैं मानता हूं, एज्यूम करता हूं कि जो सिचुएशन इस साल है वही सिचुएशन पिछले साल रही होगी, तो मैं 80,000 पे भी स्टॉक रिजर्व निकाल लेता हूं। तो मैं ओपनिंग स्टॉक पर भी निकालता हूं, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 80,000 इंटू 20/120, 13,333। तो यहां लिख देता हूं मैं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्यों लिखा मैं वो भी समझा देता हूं आपको।
देखो बच्चों, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये माल हमारा इस साल बिका नहीं है, अगले साल बिकेगा। तो इस साल का प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा जा चुका है गारमेंट के 1,40,000 के प्रॉफिट में। ये देखो, जो गारमेंट का प्रॉफिट है 1,40,000 रुपए का, इसमें ये ऑलरेडी ये 15,833 का प्रॉफिट ऑलरेडी लिख चुका है वो। लेकिन हमारे बिजनेस में ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक तो बिका ही नहीं। तो एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम अपने आप को माल बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसलिए हमने इसे हटा दिया। जब ये माल अगले साल बिकेगा तो अगले साल के प्रॉफिट में आना चाहिए, तो इस 15,833 के प्रॉफिट को अगले साल लिखेंगे तो अगले साल क्रेडिट करेंगे। ऐसी जो पिछले साल हमने स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट हटाया होगा उसे इस साल लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया इस साल 13,333। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है ना। तो जो काम मैं क्लोजिंग स्टॉक पे कर रहा हूं वही ओपनिंग पे कर रहा हूं। तो मैं दो करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्टॉक रिजर्व नेट फिगर पर निकाल सकता हूं। 95,000 माइनस 80,000 इंटू 20/120, तो कितना आया ये? अगर आप ध्यान से देखें 15,833 माइनस 13,333 2,500 ही आता है। तो मैं ये भी कर सकता हूं और एक साथ ही स्टॉक रिजर्व लिख सकता हूं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा करने में अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो जनरल P&L में जो डिफरेंस 2,500 रुपए का, इसे डेबिट में लिखूंगा, है ना। देखो भाई, इसका स्टॉक रिजर्व ये आ गया, इसका स्टॉक रिजर्व ये आ गया। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कम है, तो डिफरेंस लिखूंगा तो डेबिट में लिख रहा हूं ना। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक 95,000 होता है और क्लोजिंग होता है 80,000 तो मैं क्रेडिट में लिखता। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर ये बात ध्यान में नहीं रहती तो भैया अलग अलग लिख लेना एग्जाम में, नेट फिगर मत लिखना। ये बात भी समझ में आई। ये सॉल्यूशन करके मान लिया मैं नेट प्रॉफिट निकालूं, क्या आया नेट प्रॉफिट? टू नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 3,59,000 3,59,000 प्लस 13,372,333 माइनस 15,833 3,56,500 ये आ गया। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये तो फिनिश गुड्स है, ये तो नहीं है रॉ मटेरियल, तो क्या होगा? अगर ये स्टॉक रिजर्व इफ क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन एज फिनिश गुड्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा फिनिश गुड्स है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो स्टॉक है 95,000 का, इसमें जो कॉस्ट आ रही होगी, कुछ कॉस्ट आई होगी गारमेंट की और कुछ हमारी सेलिंग डिपार्टमेंट में जो वेजेस का खर्चा है वो भी कॉस्ट आई होगी। अब हमारी जो गारमेंट से माल आया है वो 8,90,000 का माल है, 50,000 वापसी हुआ था तो नेट कॉस्ट 840 आई थी और ये कॉस्ट आई है 25,000। तो ये रेशो में मान लेते हैं, हमारा ये रेशो हो गया। तो हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो इस वाले प्रोपोर्शन में से है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू सेलिंग डिपार्टमेंट 95,000 है। इसमें से लेस कर देता हूं मैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ वेजेस, तो 95,000 इंटू 25,000 अपॉन 8,65,000। तो मैं प्रोपोर्शनेट वेजेस की कॉस्ट इसमें से हटा देता हूं, तो कितना अमाउंट आया? 2,746 2,746 समझा देते हैं। और
95,000 में से 2746 लेस कर दिया तो 92,254। ये भी तो कह सकता हूँ, डायरेक्टली निकाल लूं। मैं क्या कहूं, 95,000 रुपीज का कॉस्ट में दो चीजें हैं क्या, एक जो गारमेंट से माल आया वो, और एक वेजेस। तो इस रेशो में ही तो कॉस्ट का होगा, इस रेशो में बांट दूं तो मुझे पता चल जाएगा 95,000 में से कितना गारमेंट से आया और कितना वेजेस है। तो मैं सीधा सीधा यही निकाल दूं कि 840 डिवाइड बाय 865, तो मुझे पता चल जाएगा कि गारमेंट से कितना आया, वो यही आ जाएगा सीधा। ये बात समझ में आती है? आ गया समझ में? इसमें प्रॉफिट कमाया उसने, तो इस पे कितना प्रॉफिट कमाया, इंटू 20/120, इंटू 20/120, ये आ गया 15,376। अब यही काम ओपनिंग स्टॉक पे करूं तो सीधा सीधा मैं नेट फिगर पे कर दूं 15,000 पे, है ना। 95,000 माइनस 80,000, नेट फिगर निकाल दूं एक साथ, दो दो अलग अलग। ये हम एज्यूम कर रहे हैं पिछले साल भी यही सिचुएशन, यही रेशो था, कुछ और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास एजम्पशन के अलावा। तो सीधा नेट फिगर ही निकाल दूं डबल डबल काम करने की बजाय। तो डबल डबल काम करने की बजाय मैं सीधा आंसर निकालता हूं। तो 15,000 इंटू 840 डिवाइड बाई 865, तो ये आ गया 14,566। इसका मतलब 15,000 की नेट फिगर में 14,566 रुपए पिछले डिपार्टमेंट से आए थे, और उसने प्रॉफिट कितना लिया था, 20/120। 20% नहीं, 20/120। 2427.7 मतलब 2428, तो 2500 की जगह 2428 आया, केवल 72 रुपीज का फर्क आया। तो देखो आंसर में मैंने वो भी दिया हुआ है, ये आंसर में मैंने दिया 2428 भी आएगा, आ सकता है मतलब। तो ये एजम्पशन की बात है। वैसे हमारे लिए ज्यादा अच्छी एजम्पशन और सिंपल एजम्पशन तो ये है कि भैया सीधा सीधा ये कर। अब एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे सेट किया है, क्या उसके माइंड में है, इसका पता लगाने का एक और टेक्निक है। अब ये देखो राउंड फिगर किससे आ रही है। अगर मान लिया मैंने सीधा किया तो 2500 आ रहा है, ऐसे करा तो 2428 आ रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि भैया 2500 के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है। दोनों में अजीबोगरीब वैल्यू आएगी, तो आप एक को सोल्व कर दो, दूसरा वर्किंग नोट में लिख दो, नोट की भैया ऐसे भी किया जा सकता है, ताकि दोनों आंसर उसके पास आ जाए और हमारे मार्क्स कट ना हो। तो ये अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को। दिलीप लिमिटेड के पास 3 डिपार्टमेंट हैं, ABC, और इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। मतलब ए ने बी को दिया तो बी अपनी कॉस्ट पे लिखेगा, ऐसे ही हमेशा होता है। स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट ए मार्जिन ऑफ 1/3, 33.33%। ऑन कॉस्ट का मीनिंग होता है 1/3, क्योंकि 33.33% मीन्स अपॉन 100, है ना। तो ये हमारा 1/3 आ जाता है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट है। स्टॉक ऑफ बी ट्रांसफर टू सी एट ए मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए ए बी को जो दे रहा है वो कौन से प्राइस पर दे रहा है, लोडिंग कितनी है, 1/3 ऑन कॉस्ट, या 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। और बी सी को किस रेट पर दे रहा है, बी सी को दे रहा है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, तो 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब दोनों का सेम ही रेट है, दोनों का रेट सेम है, क्योंकि 1/3 ऑन कॉस्ट बोले या 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस बोले एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। हमें डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग P&L और स्टॉक रिजर्व बनाना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जिसे करने में हमें कायदे से
5 मिनट लगने चाहिए। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले डिपार्टमेंट हमारे 3 है ना, A, B एंड C। तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें A, B, C की, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000, 40,000 और 50,000 दिया है। मटेरियल 1,40,000, 20,000 दिया है। क्लोजिंग 30, 50, 70,000। सेल्स केवल सी डिपार्टमेंट की है 3 लाख। कॉस्ट ऑफ ए कितना है? ए की कॉस्ट क्या आ रही है? 90,000। प्रॉफिट कितना लेगा ये? 1/3 ऑन कॉस्ट 30,000। तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है, तो ये कर देगा ट्रांसफर 1,20,000 और इसके पास आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी? ए के ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर बाय ए टू बी। अब बी टू सी ट्रांसफर हो रहा है ना। कॉस्ट ऑफ बी कितना है? कॉस्ट ऑफ बी 1,50,000। कैसे आया? 40 + 40 + 120 -50। ठीक है, और ये कितना प्रॉफिट लेता है? ट्रांसफर प्राइस का 25% मीन्स 1/3 ऑन कॉस्ट 50,000। तो ट्रांसफर प्राइस आ गया 2 लाख। तो इन्होंने 2 लाख पे ट्रांसफर किया है, तो ये 2 लाख पर सी को मिल जाएगा। बी का जो प्रॉफिट है 50,000 आ जाएगा। ठीक है, सी में प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल? 3,70,000 है ना। और प्रॉफिट सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? हमें कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह तो बता नहीं रखे है ना। सीधा हम क्या करेंगे? जनरल P&L बनाएंगे। जनरल P&L इस जनरल P&L में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30,000। बी का, सी का टोटल, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना दिया हुआ है?
10-10 हजार। तो 20,000 रुपये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इसके लिए वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा हमें। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हमें मटेरियल की दो, यहाँ क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो हमें ये दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें जो स्टॉक रिजर्व निकालना है वो बी के स्टॉक पर निकालना है जो 50,000 का है। और ये कहाँ से आया होगा, इसका ब्रेकअप क्या होगा, कॉस्ट ब्रेकअप। लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ब्रेकअप में हमारे पास दो चीजें थी, एक ट्रांसफर होकर आया था और एक वेजेस था। इसमें दो चीजें हैं, एक जो हमने मटेरियल खुद किया है खर्च और एक ट्रांसफर होकर आया है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो केवल ट्रांसफर होकर अमाउंट आया हुआ इसमें से है, तो हमें प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। यहाँ तो हम चाहे रॉ मटेरियल माने तो भी रॉ मटेरियल भी हमारे पास दो टाइप का है, मटेरियल जो खुद कंज्यूम किया है और एक मटेरियल जो ट्रांसफर होकर आ रहा है। तो यहाँ एक ही तरीके से हम स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं। ये तो हम एज्यूम कर ही नहीं सकते कि पूरा का पूरा 50,000 का माल बी के पास जो है वो ए से आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने खुद बी ने मटेरियल भी लगाया अपना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी 50,000 है ना। इसमें कितना है जो गुड्स फ्रॉम ए आया है, कितना आया है 50,000 इंटू 1,20,000 का आया ना, कितने का आया है 1,20,000 का, है ना। 1,20,000 रुपीज का आया है, लेकिन टोटल माल कितने का है 160, 40,000 और 1,20, तो टोटल माल है 120 प्लस 40। तो माल 50,000 का है, लेकिन इसमें से जो माल ए से आया है उसी में तो स्टॉक होगा, प्रॉफिट होगा। कितना माल आया है ए से, तो 50,000 इंटू 1,20,000 इंटू डिवाइड बाय 1,60,000, कितना आ गया 37,500 का माल आया है। लोडिंग थी कॉस्ट पर 1/3, सेलिंग प्राइस पर 1/4, तो स्टॉक रिजर्व हो जाएगी 37,500 इंटू 1/4, कितना 9375। ठीक है, कोई टेंशन। अब क्या बात करें, सी के स्टॉक की बात करें। मैं ये चाहता था कि आप पहले खुद इसे थोड़ा सा ट्राई करें, और मुझे ये भी पता था ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, लेकिन ट्राई करने से आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी, और मैं अब समझाऊंगा तो बहुत जल्दी से वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो मेन बात है वो ये, जो सी का स्टॉक रिजर्व है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग बी ने माल, ए ने माल किसे भेजा है और बी ने, तो जो सी का स्टॉक है उसमें प्रॉफिट ए और बी दोनों का है, दोनों का प्रॉफिट है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और पहले सी के माल में बी का प्रॉफिट निकालेंगे। तो स्टॉक ऑफ सी कितना है 70,000। क्या ये पूरा का पूरा माल बी से आया हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बी से माल आया है
वो 2 लाख का आया है और इन्होंने 20,000 का अपना भी खर्चा किया है। तो हम इसमें से पता लगाते हैं स्टॉक फ्रॉम बी। बी से कितना आया है, तो 70,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2,20,000। जो बी से माल आया वो कितना आया होगा? इनके पास दो तरीके का माल है ना। जो कॉस्ट है सी की, उसमें दो कॉस्ट है, एक मटेरियल कंज्यूम 20,000 और एक जो ट्रांसफर होकर आया 2 लाख। तो इसी रेशो में करेंगे ना हमेशा की तरह। क्या आया? 63,636। ये माल कहां से आया है? बी से। इसमें बी ने प्रॉफिट लिखा होगा कितना? प्रॉफिट बाय बी 63,636 इंटू 1/4 15,909। एक तो ये हो गया जो प्रॉफिट किसने कमाया, बी ने कमाया सी से। ठीक है, तो जो बी से माल आया वो पता चल गया, जो बी ने प्रॉफिट कमाया वो भी पता चल गया। तो क्या हमें ये पता चल गया ना कॉस्ट ऑफ बी कितना है? 63,636 माइनस 15,909 है ना। कितना आया? 47,727 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। कॉस्ट है ये बी की। ठीक है, अब याद करिए, अभी अभी हमने स्टॉक रिजर्व निकाला था बी के स्टॉक पर, जो था 50,000 का स्टॉक, या नहीं? और उस पर जो प्रोसेस लगाया था वो इस पर लगाते है ना। तो क्या करें, गुड्स फ्रॉम ए कितना आया होगा? 47,727 इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 है ना, और इंटू 1/4 आ जाएगा इसका भी स्टॉक रिजर्व। कितना? 8949। ठीक है, क्लियर। तो टोटल कितना हो गया स्टॉक रिजर्व इनका? 15,909 प्लस 8,949। 24,858 लिखे जनरल पी एंड एल में। बी का निकला था 9,375 और सी के स्टॉक रिजर्व में निकला 24,858। कितना हो गया? $34,233। कितना आ गया? 1,65,767। कोई ऐसी चीज जो दोबारा समझानी है? क्वेश्चन नंबर 8 देव लिमिटेड है, इनके 3 डिपार्टमेंट है। आईजी इंफॉर्मेशन दे रखी है,
बारे में, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट को माल मिलता है उसकी कॉस्ट पर आई का माल ट्रांसफर होता है जे कॉस्ट प्लस परसेंट पर, कॉस्ट प्लस 20, और जो जे का माल के को जाता है वो 20% ऑन सेल से जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए 20% ऑन कॉस्ट है। अब कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस 120 ऑन 100 कॉस्ट पर, सेलिंग प्राइस पर 20। यही बात अगर हमें बोल रखी है 20% ऑन सेल्स, सेल्स को 100 है जी, कॉस्ट पर प्रॉफिट होता है यहाँ सेलिंग प्राइस पर। ऐसा करने से हम लोग लिखा है अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर स्टाफ वेलफेयर एंड रेंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L for the year ending 31st March 2016। तो बना लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग for the year ending 31st 2000। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं 5000, 8000, मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, डायरेक्टली 9000, क्लोजिंग स्टॉक 5000, 1000, सेल्स एरिया और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कॉमन एक्सपेंसेस कुछ दे रखे हैं जैसे सैलरीज। तो सैलरी के लिए हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हैं, तो सैलरीज
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 30, 20, 10, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। तो 18,000 को 3:1 में डिवाइड कर देते हैं। 9,000, 6,000, 3,000। और सैलरीज के बाद में नेक्स्ट कॉमन एक्सपेंस है रेंट। रेंट के लिए एरिया दिया हुआ है, एरिया के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं 532। तो 6,000 को 532 में डिवाइड कर देते हैं 3,000, 300, 1200। तो ये कॉमन एक्सपेंसेस हमने डिवाइड कर दिए। आई से जे में माल जा रहा है कॉस्ट प्लस 20%। वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट ट्रांसफर्ड आई जे। कॉस्ट कितना आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। कॉस्ट के 25,000, बैलेंसिंग फिगर आ गई। आई अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर 5,000, 1,000, 1,000, बैलेंसिंग फिगर 25,000। प्रॉफिट ले लेते हैं। 20% ऑन कॉस्ट है, 25,000 का 20% 5,000। ट्रांसफर प्राइस 30,000 आ जाएगा। बाय ट्रांसफर आई ने जे को ट्रांसफर किया, आई तो ट्रांसफर में जे लिख दे। ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर कर दिया हमने। और अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आई का टोटल हो गया 35,000 -5 -6 5,000 ही आएगा जो हमने अभी अभी निकाल आए। ग्रॉस प्रॉफिट 1,000। अब हम जे का वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रांसफर ए के, तो जे से के में ट्रांसफर हो। कॉस्ट लिख लेते हैं पहले। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 8,000 प्लस 20 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस, तो कॉस्ट आ गया 48,000 प्लस प्रॉफिट ले लेंगे। सेलिंग प्राइस का 20% है, कॉस्ट प्राइस का 20/80 हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ समझाया था। कॉस्ट प्राइस पर 20/80 हो जाएगा का सेलिंग प्राइस का 20%। डिवाइड बाय 4,000। ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 60,000। 60,000 में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर होकर ए से ए में आ जाएगा 30,000। अब हम जे का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,000 आना चाहिए। इतना 12,000 के में सीधा ही प्रॉफिट आ जाएगा
कल 85,000 तो 6,000 का इस प्रॉफिट को ब्रोक डाउन कर लिया और नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूं मैं। आई में तो लॉस आ रहा है, आई नेट लॉस, ए में प्रॉफिट है 4200 का, और ए में $1800 का प्रॉफिट है। ये काम करने के बाद अब हम एक जनरल P&L अकाउंट बनाते हैं जहां से हम लोग स्टॉक रिजर्व वगैरह निकालेंगे। जनरल P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ रहा है जे में, ए में, ई में, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन में दे रखी 2000 एंड 3000 ने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख दी 2000 और 3000। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये कंप्यूट कर लेते हैं। देखिए स्टॉक ऑफ ए, क्योंकि आई ने जे को जो माल भेजा है, आई ने जो जे को माल भेजा है उसमें कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट लिया, क्योंकि इसने कॉस्ट प्लस 20% का प्रॉफिट लिया है तो हम लोग इसमें कॉस्ट का पता लगाएंगे, 20% ऐड करेंगे, वो ऐड करके डाल दिया। तो अगर अभी माल हमारा बचा हुआ है तो उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। तो हम वर्किंग नोट नंबर बी में निकाल रहे हैं स्टॉक रिजर्व और जे के स्टॉक रिजर्व निकाल रहे हैं। जे का स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है। अब जे का जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, बच्चों यहां पर मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है, फिर भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये फिनिश गुड्स है, और फिनिश गुड्स में ना केवल मटेरियल की कॉस्ट आती है बल्कि साथ में लेबर की कॉस्ट भी आती है। ध्यान से देखते हैं जे की कॉस्ट क्या क्या है, ध्यान से देखते हैं जे की कॉस्ट क्या क्या है। जे की कॉस्ट अगर हम फीफो माने, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माने तो ओपनिंग स्टॉक हमारा बिक चुका होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बिक चुका है तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें इस बार की मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट आ रही होगी, जो आई से ट्रांसफर हुआ है वो आ रही है। तो हमारे इस जे के स्टॉक में तीन चीजें आ रही है, जे के स्टॉक में तीन चीजें आ रही हैं, जे के स्टॉक में तीन चीजें आ रही हैं, मटेरियल, लेबर और ट्रांसफर। मटेरियल 20,000 का है,
लेबर 10,000 का है, ट्रांसफर 30,000 का है। ध्यान से देखो, जो स्टॉक रिजर्व बनाते हुए हमने देखा क्लोजिंग स्टॉक जो है 20,000 है, उसमें ये चीजें इन्वॉल्व है, और इन चीजों में भी जो स्टॉक रिजर्व है वो ट्रांसफर होकर जो आया है आई डिपार्टमेंट से, उसी ट्रांसफर के अंदर स्टॉक रिजर्व इंक्लूड है। ये तो पूरी कॉस्ट है। पहले हम इस 20,000 के क्लोजिंग स्टॉक को इस रेशो में डिवाइड करते हैं। ये रेशो है 2:1:3, और हमें चाहिए ये वाला ट्रांसफर फ्रॉम आई से कितना ट्रांसफर होगा, 20,000 इंटू 3/6। तो हमारे पास आई से 10,000 रुपए का माल ट्रांसफर होकर आया है, और जो 10,000 रुपए का माल ट्रांसफर होकर आया है तो वहां पर उन्होंने प्रॉफिट कितना लिया था, 20/120, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। और अभी अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया था सेलिंग प्राइस पर 20/120 है, जो आई से ए में जा रहा है। मैंने 20/120 निकाला 10,000 का, ये आ गया 1,667। तो ये 1,667 रुपये मैंने स्टॉक रिजर्व लिख दी। इसी पॉइंट को एक बार दोबारा से समझते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, हम लोगों को करना क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें करना क्या है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बच्चों हम लोगों को करना ये है कि जो आई से जे में माल आया है प्रॉफिट पर, ये जो प्रॉफिट है 5,000 का, आई ने जे को जो माल ट्रांसफर किया उस पर कमाया। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास और ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कॉस्ट पर नहीं है, ये किस चीज पर है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर है। तो हमें इसमें जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट तो हमें दे ही रखा है, तो वो तो हमें कोई टेंशन नहीं करती, वो हमने एज इट इज लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है 2,000 और 3,000, तो वो हमने लिख दिया। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक 2,000 और 3,000 है, ये कैसे निकली होगी, ये पिछली बार की क्लोजिंग पे निकली होगी, तो हमें दे रखा है। तो इस साल के क्लोजिंग पे निकालेंगे वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो इस साल के क्लोजिंग का हमें स्टॉक रिजर्व नहीं दिया, वो निकालते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि आई का स्टॉक तो ठीक है, आई के स्टॉक में तो कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आई किसी और डिपार्टमेंट से माल नहीं ले रहा है, मार्केट से खरीद, मार्केट में से कोई और प्रॉफिट लेकर दे रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वो वाले प्रॉफिट से लेना देना जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ले रहा है, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो जे डिपार्टमेंट ने आई से माल खरीदा है, आई ने उस पर प्रॉफिट लिया, तो हमने देखा भाई जे के डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है जो अनरियलाइज्ड है। तो सबसे पहले हमने देखा 20,000 रुपए का हमारा स्टॉक है। अब ये जो 20,000 का स्टॉक है ये फिनिश स्टॉक है, और इसके अंदर केवल और केवल रॉ मटेरियल नहीं होगा, इसके अंदर रॉ मटेरियल होगा जो खरीदा है, लेबर होगी, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो पिछले डिपार्टमेंट से ट्रांसफर होगा। तो हमने देखा इन तीनों का आपस में खर्चा कितना, 20,000, 10,000 और 30,000। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में देखा कि ये जो स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, ये मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगी, और ट्रांसफर प्राइस भी होगा। इनकी अमाउंट है 20, 10 और 30, और इसमें भी हमें ये वाला अमाउंट चाहिए जो ट्रांसफर होकर आया है, क्योंकि जो मटेरियल हमने मार्केट से खरीदा उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है हमारा डिपार्टमेंट का, जो लेबर है उसमें भी नहीं। जो स्टॉक रिजर्व बनेगा वो इस वाले पोर्शन पर बनेगा, जो पोर्शन हमारा स्टॉक के अंदर इंक्लूड है जो आई से आया है। ये हमारा ये स्टॉक है, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं उसमें कुछ आई से ट्रांसफर होकर आए हैं, कुछ मटेरियल है, कुछ लेबर है। जो आई से ट्रांसफर आया है इसमें है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ आई, तो हम इसी पे तो स्टॉक रिजर्व बनाएंगे, तो इसका रेशो निकाल लिया। तो इसका रेशो है 2:1:3, 2:1:3 में से इसका रेशो थर्ड पार्ट हो गया 3 वाला। हमने क्या करा, जो भी स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक उसमें 3/6 निकाल दिया, तो मुझे पता चल गया कि स्टॉक ऑफ जे इंक्लूड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जे इंक्लूड्स ₹10,000 ट्रांसफर्ड
फ्रॉम आई, ये सेलिंग प्राइस है। हम ये भी पता है कि कॉस्ट प्लस 20% पे माल भेजा है आई ने। कॉस्ट प्लस 20% का मतलब होता है सेलिंग प्राइस का 20/120। तो मैंने सेलिंग प्राइस का 20/120 करके स्टॉक रिजर्व निकाल ली। आई ने जो जे से चार्ज करी थी जे के स्टॉक पर, क्लोजिंग स्टॉक पर, और वो मैंने यहां पर लिख दी। चलिए, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम के स्टॉक की बात करते हैं। ऐसे ही सेम सिस्टम अपनाते हैं के स्टॉक पर। जो के का स्टॉक है वो है 5,000 रुपए का। तो के स्टॉक में ना तो मटेरियल है ना ही लेबर है, केवल और केवल के माल में जे से आया हुआ माल है। इसका मतलब 100% जो पोर्शन है उस पोर्शन का 100% अमाउंट कहां से आया है? जे से आया है। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। 5,000 का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ ए 5,000 है, और इसमें इस स्टॉक ऑफ के अंदर सारा का सारा माल कहां से आया हुआ है? जे से। प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है उसमें सेलिंग प्राइस का 20% था, और ये 5,000 सेलिंग प्राइस ही होगा, तो इसका सीधा 20% हम निकाल देते हैं। भी था इस केस में सेलिंग प्राइस का, तो 5,000 का 20% 1,000 रुपये हो गया। ये तो सीधा सीधा आ गया, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो क्या है? आई से मल कहाँ जाता है? के में। जे से कहाँ जाता है? के में। आई से मल जाता है जे, और जे से जाता है के। तो मान लिया इसने जो प्रॉफिट लिया जे से, जे ने आगे के को दिया, तो माल था ये, इसमें आई ने जो जे को ट्रांसफर किया उसमें मटेरियल भी था, लेबर भी थी, और प्रॉफिट भी था आई का। इसके बाद जब ये माल जे के पास पहुंचा तो इसमें ट्रांसफर प्राइस आई का आ गया, प्लस मटेरियल आ गया, प्लस लेबर आ गया। फिर यही माल के पास गया। जब के पास गया तो इसी माल पर जे ने प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब आई से माल जे में जाता है, जे से माल के में जाता है। जो जे का स्टॉक होता है इसमें प्रॉफिट आई का इंक्लूड है, लेकिन जो स्टॉक है के का, इसमें प्रॉफिट ना केवल जे का इंक्लूड है, मतलब आई का भी है, क्योंकि माल सबसे पहले तो आई ने जे को भेजा होगा, तभी तो जे ने माल के को भेजा है। तो जो के माल है उसमें दोनों का प्रॉफिट है, आई का प्रॉफिट भी है और जे का भी प्रॉफिट है। और अभी तक हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो जे का प्रॉफिट निकाला। इसी माल के अंदर आई का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, वो और निकालना है। उसके लिए दो मेथड है हमारे पास, एक लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है। मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। सबसे पहला काम तो ये कि हम लोगों ने ये निकाल लिया कि 5,000 रुपए का माल था ए के पास। ये क्या था? कॉस्ट ऑफ ए, या इसे हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ जे। इसमें प्रॉफिट ऑफ ए हमें पता चल गया। सेलिंग प्राइस ऑफ जे है 5,000, प्रॉफिट ऑफ जे है 1,000। अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ जे से प्रॉफिट जे हटा दें तो कॉस्ट ऑफ जे आ जाएगा, और वो आ जाएगा 4,000। फिर वही काम करेंगे जो अभी अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में किया था। वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने क्या करा था? ध्यान से देखो। हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या किया था? जब कॉस्ट हमें पता चली थी, कॉस्ट को हमने 3/6 किया था, तो मैं यहाँ पर 3/6 कर देता हूँ। फिर हमने क्या करा था? 20/120 करा था, तो मैं 20/120 कर देता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि जे के स्टॉक में जो प्रॉफिट था आई का वो क्या था? तो 4,000, तो 3/6, तो 20/120, क्या आ गया? 333।
ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग कट है। शॉर्टकट क्या होता, मुझे पता चल गया कॉस्ट ऑफ जे 4000 है। मुझे अभी अभी पता है कि मैंने जे के स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व निकाला था। मैंने जे के स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व कितना निकाला था, 1667। तो मैं कहता हूँ 1667 जो स्टॉक रिजर्व था ये 20,000 की कॉस्ट पे था, तो 4,000 की कॉस्ट पर कितना होगा, तो ये भी वही आ जाएगा 333। तो आप चाहे ऐसा करें चाहे ऐसा करें, तो हम क्या करेंगे, ए के स्टॉक में दो प्रॉफिट है, एक 1000 रुपए का, एक 333 रुपए का। 1000 का प्रॉफिट जे ने लिया, 333 का किसने लिया, आई ने, और टोटल 1333 रुपए का स्टॉक रिजर्व है। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरा प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व 3000 आ गया और फाइनल प्रॉफिट गया मेरा 1000 रुपए। मैं आपको एक बार और समझा, एक बार और से समझ। आई ने माल भेजा जे को, जे ने माल भेजा के को, तो आई ने जे को लिया तो प्रॉफिट कमाया, जे ने के को दिया तो प्रॉफिट कमाया। तो जे के स्टॉक में प्रॉफिट किसका इंक्लूड है, आई का। के स्टॉक में प्रॉफिट किसका इंक्लूड है, आई का भी और जे का भी। लेकिन इससे पहले इमीडिएट पहले जे आया है तो हम पहले जे का प्रॉफिट निकालते हैं कि जे का प्रॉफिट कितना है। कॉस्ट है 5000, हमने ध्यान से देखा तो जो के है उसमें केवल और केवल माल आया है जे से, के में कोई मटेरियल लेबर का खर्चा नहीं हुआ, तो सीधा सीधा हमने इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जो था सेलिंग प्राइस का 20%, तो 1000 रुपए आ गया। अब ये कॉस्ट है ये ए की, सेलिंग प्राइस है ए का, और ये है प्रॉफिट ए का। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस जे से प्रॉफिट जे का लेस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ जे आ गई 4000। अब कॉस्ट ऑफ जे 4000 आ गई और पहले भी हम स्टॉक रिजर्व निकाल चुके ऑफ जे स्टॉक, ये स्टॉक रिजर्व हम निकाल चुके। इसमें कॉस्ट था 3000, स्टॉक रिजर्व था हमारा 1667। इसी रेशो में हमने इस पे निकाल लिया 4000 पे कि अगर 1667 20,000 पे था तो 4000 पे कितना है, तो ये आ गया 333। या हम वही प्रोसेस अपना सकते हैं जो हमने देखा था, 3/6 रेशो था जो आई से माल आया था और उसने 20/120 का प्रॉफिट लिया था 330। तो 1000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट जो जे से आया था, आई ने भी इस पे कमाया था 1000 प्लस 333, तो इस पे टोटल हमारा स्टॉक रिजर्व हो गया ए के स्टॉक पर 1000 प्लस 333 1333 और जे के स्टॉक पे 1667, दोनों मिलाकर 3000 क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व। ये हमने कॉमन P&L के डेबिट में लिखा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे ही रखा था वो लिख लिया था, आंसर आ गया। बाई चांस हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं दिया होता तो भी कोई टेंशन नहीं थी। अगर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं दिया होता सारा काम ऐसे करते, बस नेट फिगर पे करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक की जो फिगर आती इस नेट फिगर पे सारा काम यही करते तो नेट अमाउंट सीधा आ जाती, हमें अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ये हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमने फीफो मेथड से किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहते तो हम हमेशा फीफो मेथड ही लगाते हैं। फीफो मेथड का मतलब होता है कि हमने ओपनिंग स्टॉक को बेच दिया है और ओपनिंग स्टॉक हमारे स्टॉक के अंदर इस समय इंक्लूड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक में, इसलिए हमने कोई भी ओपनिंग स्टॉक का हिसाब किताब नहीं किया इसके।